नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहाँ पर अब तक राजमहल में वो सब राजमहल के लिए आने के लिए निकल जाते हैं, तो अब तक यहाँ पर करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा ये दोनों ही उन दोनों की गाड़ी ही अभी यहाँ राजमहल के पास पहुँच जाती है। और अब करण गुलेरिया अब गाड़ी में बैठते हुए ही अब धनंजय अपना फोन निकाल कर अब धनंजय पीरामल को कॉल लगा देते हैं। इधर कुछ देर के बाद अब सामने से हेलो की आवाज़ आती है, तो करण गुलेरिया अब धनंजय से कहते हैं, दोस्त क्या करना है, तुमने कुछ सोचा है क्या? क्योंकि स्वाति भी इस पार्टी में आना चाहती थी। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुम अभी के लिए काम करो कि तुम और स्वाति तुम दोनों ही अभी अपने अपने चेहरे पर एक एक मास्क लगाकर अंदर आ जाओ। इसके बाद क्या करना है हम आराम से सोचते हैं। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, आर यू श्योर? मेरा मतलब है कि क्या सिक्योरिटी चेक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? क्योंकि ये तो तुम भी जानते हो कि राजमहल की सिक्योरिटी कैसे होती है, और अगर से राजमहल की सिक्योरिटी में हम दोनों को रोक लिया गया तो क्या करेंगे? करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुझे सिलिकॉन मास्क बनाना आता है नहीं ना? तो अभी मेरे पास यही टेम्परेरी सॉल्यूशन है। तू अभी आ तो सही, और हाँ सिक्योरिटी चेक को मैं देख लूँगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास जो भी मास्क है उसी मास्क को पहन कर आ जाओ। और हाँ वैसे भी स्वाति के पास कोई फेस मास्क नहीं है क्या? वो तो साइंटिस्ट है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ही ना है। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अरे यार स्वाति ने ही तो मुझे चैलेंज दिया है, तो अब मैं उससे कैसे हेल्प मांग सकता हूँ? क्योंकि अगर स्वाति मल्होत्रा खुद मेरी हेल्प करना चाहती तो वो मुझे इतनी कठिन सिचुएशन में डालती ही नहीं। और जब उसने मुझे चैलेंज दिया है तो अब क्या सच में ये मेरी हेल्प करेगी? करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है तू अभी ऐसा कर, राजमहल के पीछे की तरफ क्योंकि बड़ा दिमाग लगाया है मैंने तेरे चैलेंज को पूरा करने में, इसलिए अब बस वही एक रास्ता है। धनंजय की ये बात सुनते ही करण गुलेरिया अब अपनी गाड़ी को सीधा ही अब राजमहल के पीछे की साइड ले जाते हैं। कुछ ही देर में बाद जब वो पीछे के दरवाजे पर खड़े थे और अब वो धनंजय पीरामल का ही वहां पर आने के बाद अब वेट कर रहे थे। कुछ देर के बाद जब वो धनंजय पीरामल वहां पर आते हैं तो अब करण गुलेरिया अब अपनी गाड़ी से निकलकर अब उनसे सबसे पहले हाथ मिलाते हैं, और हाथ मिलाने के बाद अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या बात है, वैसे क्या सरप्राइज है तुम्हारे पास? करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल करण को साइड करते हुए ही अब एक बॉक्स स्वाति को दे देते हैं, जो कि गाड़ी में अभी भी बैठी हुई थी। उस बॉक्स को स्वाति मल्होत्रा को देते हुए धनंजय पीरामल कहते हैं, आई होप तुम इसमें कंफर्टेबल होगी। धनंजय की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा ने जब उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर एक सिलिकॉन मास्क था। उसे देखकर अब स्वाति मल्होत्रा अब जल्दी से उसे पहन लेती है, और अब वो भी अब गाड़ी की रियल व्यू मिरर में अब अपने आप को देखती है। जैसे ही अब वो अपने चेहरे को देखती है तो अब उसे देखकर स्वाति मल्होत्रा कहती है, ये चेहरा तो तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड रोजी का है ना? इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ ये उसी का ही सिलिकॉन मास्क है। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या तुमने उसे नहीं बुलाया है? इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि उसे बुलाने के लिए कॉल किया था, लेकिन इस वक्त वो अभी साउथ अफ्रीका में है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकती। वैसे उसने मुझे अपनी बेस्ट विशेस दी है, बट वो नहीं आ रही है। उसकी ना से ही तो मुझे तुम्हारे लिए ये इतना बेटर आइडिया आया। वैसे उस बॉक्स में उसकी वॉइस की एक डिवाइस भी है, अगर तुम चाहो तो अपनी ड्रेस में उसे भी फिक्स कर दो, जिससे फिर किसी के लिए भी तुम्हें पहचानना इतना ईजी नहीं होगा।
तुम जब भी कुछ बोलोगी तो सबको यही लगेगा कि ये उसी की ही आवाज़ है। सो स्वाति मल्होत्रा, दिस चैलेंज इज कंप्लीटेड। अब धनंजय की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि हाँ, बट ये तो चीटिंग है ना, ये मेरा चेहरा नहीं है। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि तुमने करण को क्या चैलेंज दिया था कि तुम्हें बस राजमहल की पार्टी में आना है। सो अब चाहे ये चीटिंग है या नहीं, लेकिन फाइनली तुम पार्टी में आ गई हो। अब तुम्हें ये तो नहीं, अब तुमने उस समय ये तो नहीं कहा था ना कि तुम्हें इस चेहरे के साथ पार्टी में आना है। अगर तो तुम्हें ये सब नहीं चाहिए था तो फिर तुम हम उस शर्त को पूरा चैलेंज को पूरा करने के लिए अपनी कंडीशन भी बताती। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने दोनों ही हाथों को अब अपनी पॉकेट में डालकर अब स्वाति को ही देख रहे थे कि उनकी इस बातों पर अब स्वाति उसकी इस बात का क्या जवाब देगी। यहाँ स्वाति भी अभी बस धनंजय पीरामल को ही एक इम्प्रेसिव लुक दे रही थी और बस वो उसे ही देख रही थी। यहाँ करण गुलेरिया अब स्वाति को इस तरह से धनंजय के सामने बिल्कुल चुप देखकर अब करण गुलेरिया धनंजय को एकदम से ही गले लगा लेते हैं और अब वो उसे गले लगा कर कहते हैं, सुपर्ब यार, अब ये जहाँ चाहे घूम सकती है, मुझे किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं। वैसे तूने इतनी जल्दी से इस मास्क को अरेंज कैसे किया? क्योंकि तुम्हारे पास ये वो तुम्हारे उस दोस्त का सिलिकॉन मास्क क्या कर रहा है? अब करण की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट साइंटिस्ट राजमहल के लिए भी काम करते हैं। तुम ये मत सोचना कि वो सब कुछ बस तुम लोगों के ही पास है, क्योंकि वो यहाँ पर राजमहल में एक से एक बेस्ट साइंटिस्ट है। इसलिए अभी एक काम करो, तू फैमिली के साथ आना और स्वाति को पहले आने देना, क्योंकि अभी तुम यहाँ अंदर घुसते समय स्वाति के साथ बिल्कुल भी मत आना। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है, मुझे मंजूर है, और वैसे अभी वो सब भी आने ही वाले हैं। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया भी फिर से ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और अब वो अपनी गाड़ी को ड्राइव करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें फिर से अपनी गाड़ी को मेन एंट्रेंस की तरफ लेकर आना था। इसलिए वो अपनी गाड़ी को फिर से मेन एंट्रेंस की तरफ लेकर आ जाते हैं। तो वहीं इधर धनंजय पीरामल अब वापस से इधर राजमहल के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वो राजमहल में आते हैं तो उनके सामने भी यहाँ पर ब्लैक कैट खड़ी थी। उसे देखकर पहले तो धनंजय पीरामल अब एकदम से ही चौंक जाते हैं कि आज ब्लैक कैट यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन इसके बाद अब वो ब्लैक कैट से कहते हैं, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए और वो आइडिया देने के लिए भी। वैसे क्या किंग भी आ रहे हैं? अब धनंजय की इस बात पर अब ब्लैक कैट कहती है कि नहीं, किंग नहीं आ रहे हैं, उन्हें कुछ जरूरी काम है। वैसे उन्होंने मुझे कहा है कि मैं राजीव गुलेरिया को यहाँ से लेकर उनके पास चली जाऊँ। ये कहते हुए ही एनी अब उसे टाइम पर चली जाती है। जब रोहित धनंजय पीरामल को राजमहल में ड्रॉप करके अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद वो लैब में आ गया था और वहां पर आने के बाद रोहित ने कहा, हेलो एनी। इस बात पर अब एनी भी कहती है, हेलो रोहित सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू नाउ? एनी की इस बात पर अब रोहित कहता है, तुम्हें अभी ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ देर के लिए अभी ब्लैक कैट बनकर बड़ी रानी के साथ जाना होगा। वैसे तो मेरे आदमी तुम्हारे साथ ही रहेंगे और मेरे आदमियों में एक जॉन भी होगा, क्योंकि तुम और जॉन सब कुछ संभाल लेना। वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, बट अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम सीधा ही मुझसे या फिर तुरंत ही अनिका को उसका अलर्ट साइन देना, क्योंकि फिर हम दोनों समय रहते सब कुछ संभाल लेंगे। रोहित की यह बात सुनते ही एनी ने भी कहा कि ओके सर, कमांड एक्सेप्टेड। और इसके बाद रोहित कहता है कि राजमहल से आते वक्त राजीव गुलेरिया को लेकर आना मेरे हेडक्वार्टर में बने हुए बेसमेंट में। रोहित की ये बात सुनते ही अब एनी कहती है, ओके सर, एनीथिंग एल्स? इस बात पर अब रोहित कहता है कि नो, नथिंग एल्स, बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। अब
रोहित की इस बात पर अब एनी कहती है, इट्स माय प्लेजर सर। एनी को इंस्ट्रक्शन देने के बाद अब रोहित वहाँ से चला जाता है तो वहीं एनी भी अब अपना चेंज करने के लिए चली जाती है, क्योंकि अब रोहित के कहे अनुसार उसे कुछ समय के लिए ब्लैक कैट बनकर उसे बड़ी रानी के साथ जाना था। क्योंकि रोहित ने ये सब इसीलिए किया था क्योंकि रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि बड़ी रानी की ख्वाहिश थी कि ब्लैक कैट उनके साथ उनके उस वीआईपी गेस्ट को लेने के लिए जाए। लेकिन रोहित ये भी जानता था कि अनिका इस क्रिसमस पार्टी में एज ए अनिका जा रही है, इसलिए ब्लैक कैट के लिए उसने एनी को बोल दिया। रोहित के कहे अनुसार वैसे एनी भी अब चेंज करने के बाद सीधे ही अब यहाँ पर राजमहल में चली जाती है और जब एनी यहाँ पर राजमहल में ब्लैक कैट बनकर पहुँचती है तो उसे वहाँ पर धनंजय दिखाई देते हैं, जो कि थोड़े से हैरान और परेशान नजर आ रहे थे। धनंजय को इस तरह से हैरान और परेशान देखकर अब एनी उनके पास जाती है और उनसे कहती है, व्हाट हैपेंड सर, सब ठीक तो है ना। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल जब अपने सेंस में आते हैं तो उनके सामने यहाँ पर खुद ब खुद ब्लैक कैट खड़ी थी। उसके साथ अब अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि तुम किंग की वही वफादार हो। इसका मतलब ये है कि तुम राजमहल के प्रति भी वफादार ही रहोगी। एम आई राइट। अब धनंजय की ये बात सुनते ही एनी हाँ में अपना सिर हिला देती है तो वहीं धनंजय पीरामल अब आगे कहना शुरू करते हैं, अगर मुझे एक शख्स को पार्टी में लाना है लेकिन उसकी पहचान छुपा कर तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा ही कोई काम करना है। तो क्या तुम इस काम में मेरी हेल्प करोगी? लेकिन हाँ, ये काम काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। धनंजय की इस बात पर अब एनी कहती है कि मेरे पास ऑप्शन तो है, मैं अभी आपको बताती हूँ। मेरा पहला ऑप्शन है कि या तो आपको उसका फेस मास्क या तो आपको उस शख्स को फेस मास्क से छुपाना होगा टेम्परेरीली, क्योंकि यही सॉल्यूशन है, या तो फिर मास्क या फिर सिलिकॉन मास्क, क्योंकि अगर उसके पास सिलिकॉन मास्क है किसी और दूसरे शख्स का तो वो उसे भी यूज कर सकते हैं। ये कहते हुए ही एनी अब वहाँ से चली जाती है, क्योंकि एनी ने अब धनंजय को साफ साफ दो ऑप्शन दे दिए थे, एक तो टेम्परेरी मास्क का और दूसरा सिलिकॉन मास्क का। और यहाँ इधर एनी के जाने के बाद अब धनंजय पीरामल अब अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और इधर अब धनंजय पीरामल अब एनी को जाता हुआ जब देखते हैं तो वो उससे रोकते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये तो एक अच्छा आइडिया है एंड थैंक यू सो मच। इधर अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब एनी कहती है कि ठीक है, फिर आप अपना काम कीजिए, मैं भी सिक्योरिटी को देखने के लिए जा रही हूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अब एनी की ये बात सुनते ही धनंजय पीरामल अब हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि उसे भी एनी यानी कि ब्लैक कैट का अपने कार्य के प्रति इतनी डेडिकेशन देखकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। और अब वो खुद भी अब कविनालिशा के साथ आकर अब वहाँ पर खड़े हो जाते हैं उन वीआईपी गेस्ट जो बचे हुए थे उनके वेलकम के लिए। अब धनंजय पीरामल को वहाँ पर देखकर अब कविनालिशा कहती है कि मामा जी, आप अचानक से कहाँ चले गए थे? मैं तो आपको कब से ढूंढ रही थी कि आप यहाँ पर हो ही नहीं। अब कविनालिशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि बस कहीं नहीं बेटा, वो कुछ जरूरी काम था, बस इसीलिए कुछ समय के लिए गया था। आप अभी चेयर पर बैठिए, हम यहाँ पर है ना। और देखो ना, रेवती तो गेस्ट को अटेंड करने में लगी हुई है। वैसे सब तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आलिशा, लेकिन ये लतिका कहाँ पर है? धनंजय की इस बात पर अब कविनालिशा कहती है, मामा जी, आज उन्हें रेडी होने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि आज यहाँ पर एक पार्टी होने वाली है ना। और ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हो कि आज रिया भी पार्टी में आने वाली है। तो अब यहाँ पर लतिका और रिया दोनों की ही होड़ होती है कि कौन सबसे ज़्यादा सुंदर लगे, इसलिए बस लतिका रेडी हो रही है। ये कहते हुए ही अब यहाँ पर कविनालिशा अपनी चेयर पर आकर बैठ जाती हैं, तो वहीं धनंजय पीरामल की नज़र अभी भी मेन एंट्रेंस पर ही थी कि तभी कुछ ही देर में अब वहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा की एंट्री होती है।
वो जिस नजाकत के साथ चल रही थी, सभी की नजरें बस उन्हें ही देख रही थी। तो वहीं अब बड़ी रानी जो कि प्रेसिडेंट से बात कर रही थी कि तभी उसकी नज़र अब बाहर से आ रही उस औरत पर जाती है तो उसके मुंह से अब अचानक से ही निकल जाता है, रोजी वट अ प्रेजेंट सरप्राइज। ये कहते हुए ही बड़ी रानी अब प्रेसिडेंट से कहती है, एक्सक्यूज मी, आप अभी के लिए पार्टी एंजॉय कीजिए, हम बस थोड़ी ही देर में आते हैं। अब क्वीन यहाँ पर बड़ी रानी ने ये कहा ही था कि उनकी इस बात पर अब प्रेसिडेंट भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। यहाँ बड़ी रानी भी अब जल्दी से रोजी की तरफ जाने लगती है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ करण गुलेरिया अपनी फैमिली के साथ ही वहां पर आ जाते हैं। करण गुलेरिया वहां आ जाते और वहां आने के बाद अब वो अपनी फैमिली के आने का वेट कर रहे थे कि तभी उनकी नज़र अब सामने से आ रही गाड़ियों पर जाती है। उन इतनी सारी गाड़ियों को देखकर अब करण गुलेरिया समझ जाते हैं कि हो ना हो इसमें उसकी फैमिली ही होगी, इसलिए अब कुछ ही देर में वहां पर जब वो गाड़ियां आकर रुक जाती हैं तो अब एक एक करके सभी ही सदस्य अब गाड़ी से बाहर निकल कर आने लगते हैं। तो करण गुलेरिया अब सबको ही इस तरह से निकलता हुआ देखकर अब उनके ही पास जाने ही वाले थे कि तभी उसकी नज़र अब आयशा मारवा पर जाती है, जो कि अब जैसे उसकी नज़र अब आयशा मारवा पर जाती है तो अब अपने मन में यही सोचते हैं कि आज तो धनंजय गया, इधर एक मिनट उसे थोड़ा सा जलाया जाए, क्योंकि करण गुलेरिया के दिमाग में फिर से अभी वही कॉलेज का एक दोस्त पनप चुका था, क्योंकि वो धनंजय को परेशान करने का किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं छोड़ता था। इसलिए वैसे भी स्वाति को तो मैं अपने साथ रख नहीं सकता हूँ। एक तो समझ में नहीं आता कि इतना बकवास आइडिया धनंजय को दिया किसने, क्योंकि अगर उसने दिमाग लगाना ही था तो वो ऐसे भी लगा सकता था कि स्वाति और मैं दोनों पार्टी में साथ ही आते और साथ ही जाते। एक बार मैं मेरे सामने आ जाए तो उसकी खैर नहीं। अरे उसको प्लान बनाना था तो थोड़ा सा और भी तो अच्छा बना ही सकता था ना, जहाँ उसने इतना दिमाग लगाया था। लेकिन अब करण गुलेरिया फिर से सोचते हैं, लेकिन हाँ उसने जो भी बनाया लेकिन मैं तो उसमें भी संतुष्ट हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो फिर धनंजय के पास भी तो कोई ऑप्शन नहीं था कुछ भी चूज करने का। यहाँ करण गुलेरिया भी अपनी ही सोच में थे कि तभी अब उनके कानों में अब रिया और पिंकी की आवाज़ आती है। तो अब वो अपने सेंस में आते हैं रिया और पिंकी की आवाज़ को सुनकर, और अब वो अपने बच्चों के पास चले जाते हैं। यहाँ रिया अब अपने नानू से कहती है, नानू मैं कैसी लग रही हूँ आज? मैं मम्मा से नानी से भी ज़्यादा सुंदर हूँ ना? अब रिया की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ मेरी रिया तो बहुत ही प्रीटी लग रही है, देखो ना बिल्कुल मेरी प्रिंसेस लग रही है। करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही रिया अब अपने नानू को हक कर लेती है। तो वहीं अब करण गुलेरिया के चहन के कानों में अब एक आवाज़ आती है कि वैसे सुंदर तो पिंकी भी कम नहीं लग रही है, क्योंकि पिंकी भी बहुत ही सुंदर लग रही है। जैसे ही सबकी नज़र अब उस आवाज की दिशा की तरफ जाती है तो उनके सामने अब यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि कैलाश अधिकारी खड़े थे, जो कि अपनी नातिन की इतनी प्रशंसा कर रहे थे। कैलाश अधिकारी को वहाँ पर देखकर अब पिंकी अपने गाउन को हल्का सा उठाकर अब अपने नानू के पास जाकर अब उन्हें हक करते हुए ही कहती है, थैंक यू नानू, वैसे क्या है ना मम्मी से भी ज़्यादा प्रीटी मैं लग रही हूँ। ये सुनते ही अब कैलाश अधिकारी अब श्रेया की तरफ देखकर कहते हैं, हाँ तुम तो अपनी मम्मा से भी सच में ज़्यादा सुंदर ही लग रही हो, ये तो मैंने देखा ही नहीं। वो सभी कुछ देर तक अब एक दूसरे से ही हाय हेलो करते हैं और अब वो एंट्रेंस से अंदर आने लगते हैं। तो इधर अब क्रिश कहता है, नाइस डेकोरेशन, वाओ इट्स अमेजिंग। यहाँ पर सभी अब एक दूसरे से ही बातें करते हुए ही अंदर जा रहे थे। तो वहीं धनंजय पीरामल अब राहुल के कान में कहता है, ये तुमने क्या किया है? अरे इतना ओवर मेकअप और ये लंबे बाल और उसके ऊपर इतना बड़ा गोगल्स, ये सब कौन सा फैशन है? मुझे तो ये सब समझ में ही नहीं आया। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इस बात पर अब राहुल कहता है, मुझे यहाँ पर मेरा म्यूजिक कॉन्सर्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ पर बस उसी को ही करने के लिए आया हूँ। एंड यू नो व्हाट आई चार्ज 100 यूरो पर आवर। ये सुनते ही अब धीरज कहता है,
अबे तू ताऊजी से इतना चार्ज करने वाला है, लाइक सीरियसली। अब धीरज की इस बात पर अब राहुल कहता है, शट अप, ताऊजी हैं इसलिए मैंने इतना कम चार्ज किया है। अब तू अपना मुंह बंद कर, और हाँ तू और सनी मेरे साथ ही रहना। अब यहाँ पर राहुल की इस बात पर अब धीरज अब उनसे कहता है, ठीक है तू पक्का तू अभी के लिए पका मत, और हाँ ढंग से ही गाना गाना। इस अब धनंजय की इस बात पर अब राहुल अब यहाँ पर धीरज की इस बात पर अब राहुल उसे घूरने लगता है और कहता है, जरा जरा सोशल मीडिया खोलकर तो देख राहुल मारवा के कितने फॉलोअर्स हैं। अब चलो यहाँ से ये सभी अभी अंदर ही जा रहे थे तो वहीं अब तक बड़ी रानी अभी रोजी यानी कि स्वाति मल्होत्रा के पास आकर कहती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर रोजी, धनंजय भाई की फ्रेंड, गुड टू सी यू, वो भी इतने समय के बाद। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा, वो जो कि रोजी का सिलिकॉन मास्क उन्होंने पहना हुआ था, वो कहती हैं कि सेम हियर, वेल मैं यहाँ पर धनंजय से मिलने के लिए जा रही हूँ। इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है, पहले चलिए हम आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि आपके लिए भी तो ये सब कुछ बिल्कुल ही नया होगा। बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, थैंक यू सो मच। और अब ये दोनों ही और अब चलें। यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा अपने रूम में सोच रही थी कि तभी कि थैंक गॉड के सालों पहले जब किंग के साथ यहाँ पर वो आई थी तो उन्होंने रोजी को देखा था, और स्वाति उसके नेचर से भी अच्छी तरह से वाकिफ थी। कुछ देर के बाद अब स्वाति मल्होत्रा उसे वैसे ही मिली थी जैसे कि रोजी धनंजय से मिलता है। यहाँ पर ये सभी मिल ही रहे थे कि तभी अब बड़ी रानी की नज़र सामने की तरफ जाती है तो वो वहाँ पर किंग और उसकी फैमिली को एक साथ देखकर उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि रोहित भी यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के साथ अब राजमहल तक पहुँच चुके थे। इसलिए अब जैसे ही बड़ी रानी को ये सब पता चलता है, इसलिए वो खुद ही अब रोहित और उसकी फैमिली को रिसीव करने के लिए पर्सनली उनके पास आ जाती है। और अब उनके पास आकर अब वो उन्हें उनका वेलकम करते हुए ही उनके ऊपर अब फूलों की पंखुड़ियों को उनके ऊपर डाल रही थी। यहाँ बड़ी रानी अब रेखा मूर्ति और आयशा मारवा दोनों के ही गले लग कर कहती है, आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर, प्लीज कम। यहाँ पर ये सभी अभी अंदर की तरफ आने लगते हैं तो वहीं करण गुलेरिया की नज़र यहाँ पर धनंजय पीरामल के बगल में खड़ी हुई स्वाति मल्होत्रा पर ही जाती है। तो अब वो आयशा मारवा के बगल में खड़े हो जाते हैं। तो वहीं अब जब धनंजय पीरामल की नज़र जब आयशा मारवा पर जाती है तो वो तो बस अब आयशा मारवा को ही देखने लगते हैं, क्योंकि आज आयशा मारवा को उसे और भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उनका तो मुंह अब खुला का खुला ही रह जाता है। आयशा मारवा के ऊपर सच में आज ये साड़ी बहुत ही खिली हुई थी। तो वहीं यहाँ पर अब रिया अपने कदमों को अपने दादू धनंजय पीरामल की तरफ बढ़ा देती है, और जब अब वो धनंजय के पास चली जाती है तो उसके पास जाकर अब धनंजय पीरामल से अब रिया कहती है, दादू। रिया की आवाज़ को सुनकर अब धनंजय पीरामल एकदम से अब अपने सेंस में आते हैं, और अब उनकी नज़र अब आयशा मारवा से हटकर अब रिया पर जाती है। रिया को देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ रिया कहो क्या कहना चाहती हो। अब अपने दादू की इस बात पर अब रिया कहती है, दादू देखो दादी माँ कैसी लग रही हैं, दादी माँ बहुत सुंदर लग रही है ना। रिया की इस सवाल पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ ये तो तुम सही कह रही हो रिया, क्योंकि तुम्हारी दादी तो बिल्कुल ही खूबसूरत लग रही हैं। इधर अपने दादू की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है कि इसका मतलब मैं ब्यूटीफुल नहीं लग रही हूँ दादू, लाइक सीरियसली। रिया की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ऐसा तो नहीं है न रिया, क्योंकि ऐसा मैंने कब बोला कि आप सुंदर नहीं लग रही हो। मेरी रिया से ज़्यादा प्रीति तो कोई लग ही नहीं सकता। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब रिया को हक कर देते हैं। तो वहीं अब रिया भी अंदर आकर अब अपनी मासी से कहती है कि कहते हुए ही अब वो कविन आलिशा की तरफ जाने लगती है। तो वहीं कविन आलिशा भी अब रिया के पास आकर अब उसे हक करते हुए कहती है, कैसी हैं आप, वैसे आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल अपनी मासी की तरह। लतिका की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है,
ओह रियली मासी, थैंक यू सो मच। रिया से बात करने के बाद अब कविन आलिशा अब सबसे ही मिलने के लिए आ जाती है। तो वहीं रिया भी आलिशा से कहती है, मासी लतिका कहाँ पर है, मुझे लतिका से मिलना है। इस बात पर अब कविन आलिशा कहती है, आप यहाँ पर एंजॉय कीजिए, लतिका आपको यहाँ पर ही आकर ज्वाइन कर लेगी। अब कविन आलिशा की ये बात सुनते ही रिया और पिंकी दोनों ही हॉल में अब घूमने लग जाती हैं। तो वहीं कविन आलिशा अब सभी से ही कहती हैं कि प्लीज प्लीज एंजॉय कीजिए इस पार्टी को। यहाँ पर ये सभी अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी यहाँ पर स्टेयरकेस से प्रिंसेस लतिका भी नीचे आ रही थी। प्रिंसेस लतिका को आता हुआ देखकर अब रिया और पिंकी ये दोनों ही एक्साइटेड थी। तो वहीं यश आर्यन और अलेक्जेंडर से इन दोनों से ही कहता है कि ये महल सच में कितना सुंदर है ना, चलो ना घूमते हैं। अब यश की इस बात पर आर्यन और अलेक्जेंडर कहते हैं कि पहले यहाँ की कविन से परमिशन तो ले लो, उसके बाद ही हम यहाँ घूम सकते हैं, क्योंकि ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। इस बात पर अब यश कहता है, मैं अनिका बुआ से ही बात करता हूँ ना, वो आलिशा बुआ से मेरे लिए परमिशन ले लेगी। ये कहते हुए ही यश अब अनिका के पास जाने लगता है। तो वहीं यहाँ पर अभी तक प्रिंसेस लतिका भी आ जाती है। तो अब सभी एक दूसरे से मिलकर ही अब इस पार्टी को एंजॉय करने के लिए अंदर आते हैं। तो अब वहीं पर अभी प्रिंसेस लतिका भी मासी कहकर अब अनिका को अपने पास बुलाती है। तो अब लतिका को देखकर अब अनिका भी लतिका के पास चली जाती है और अब उसे हक करते हुए ही अब वो लतिका को अपनी ब्लेसिंग देने लगती है। यहाँ पर ये सभी अभी ऐसे ही बात कर रहे थे कि जब ये सभी ऐसे ही एक दूसरे से नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे, तभी अब वहाँ पर बड़ी रानी की आवाज़ आती है जो कि कहती है, इट्स अ क्रिसमस ईव सो लेट्स सेलिब्रेट। ये कहते हुए ही बड़ी रानी अब हेड सर्वेंट से कहती है कि केक लेकर आ जाइएगा, क्योंकि सबसे पहले हम आज की इस पार्टी में केक कट ही करेंगे, वो भी क्रिसमस के नाम पर।